गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण तथा विनाशकारी या विनाशी व्यतिकरण। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था। इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने यह देखा था कि S1 और S2 दो सोर्स ऑफ लाइट है और दोनों सोर्स से जब वेव जाकर किसी पॉइंट P पर मिलता है, ये S1 और S2 दो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से वेव निकलकर इस पर्दे के किसी पॉइंट P पर मिलता है, तो यहाँ पर इस मिलने को ही सुपरपोजिशन कहते हैं। और दो तरंगों के मिलने से यहाँ पर रिजल्टेंट वेव बनता है जिसका इंटेंसिटी होता है I, जिसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, और इसका एम्पलीट्यूड ये होता है। तो हमको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी मिल गया और इंटेंसिटी भी मिल गया। साथ ही साथ हम जानते हैं कि I बराबर होता है K इंटू ए स्क्वायर। यह भी तो जानते हैं हम लोग कि अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A हो, इंटेंसिटी I हो, तो I बराबर क्या होता है, KA स्क्वायर। अब जरा सोचिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो तरंग मिलता है, लेकिन इस प्रकार मिलता है कि जहाँ जिस बिंदु पर मिले वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। अगर दो तरंगों के मिलने पर इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि अगर दो तरंगों के मिलने से मान लीजिए ये Q एक दूसरा पॉइंट है, ये P एक पॉइंट है जो इस पर्दे पर लिया गया है, Q एक दूसरा पॉइंट है जो इसी पर्दे पर है। यहाँ पर भी दोनों सोर्स से लाइट वेव आ रहा है। यह दोनों लाइट वेव इस प्रकार मिल रहा है कि इस बिंदु Q पर जो परिणामी तीव्रता है इसका मान क्या हो गया, न्यूनतम। तो जब दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए I क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए I मिनिमम। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। I मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा। I मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा। और कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। यानी ये जो I है इंटेंसिटी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा, और कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो I कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए I या A क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्योंकि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी भी घटेगा, और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो हम लिख सकते हैं I मैक्स बराबर K इंटू ए मैक्स स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड A का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, और अगर एम्पलीट्यूड A का वैल्यू मिनिमम हो जाए तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा। तो I मिनिमम बराबर K इंटू ए मिनिमम स्क्वायर, I मैक्सिमम बराबर K इंटू ए मैक्सिमम स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा 1 होगा। तो इस दोनों इक्वेशन में देखिए कॉस डेल्टा है, और यह दोनों मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा 1 होगा। और कॉस डेल्टा 1 तो यानी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। और ये दोनों मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा 1 होगा। लेकिन कॉस डेल्टा 1 कब होता है, जब डेल्टा इवन पाई होता है। इवन पाई का मतलब बताए थे हम, 2n पाई होता है, जहां n का मान क्या लिखेंगे, 0, 1 2 3 4। यानी इसमें n का मान 0 डालिएगा तो 0 आएगा, 1 डालिएगा तो 2 पाई, 2 डालिएगा 4 पाई। तो n के वैल्यू को डालते जाइए तो डेल्टा का वैल्यू मिलते जाएगा। इवन पाई का मतलब क्या होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इसका मतलब ये इवन पाई होता है।
तो जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, cos 0 डिग्री 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, यानी cos जितना भी इवन पाई होता है सब 1 होता है। तो cos डेल्टा 1 कब होगा? जब डेल्टा इवन पाई होगा। डेल्टा इवन पाई कब होगा? जब डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस क्या हो? इवन। अब पाई की जगह क्या बोले थे रखने? लैम्डा बाई 2। तो फेज डिफरेंस इवन पाई कब होगा? जब पाथ डिफरेंस इवन लैम्डा बाई 2 हो। यानी इवन का मतलब होता है 2n, लैम्डा बाई 2 कट गया n लैम्डा, जहां n का मान क्या होगा? 0 1 2 3 4 होगा ना। तो इससे क्या क्या वैल्यू मिलेगा? 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1 लैम्डा, 2 रखने पर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह। यानी यही कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो दो तरंग, दो वेव अगर सेम फेज में मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और दो वेव अगर अपोजिट फेज में मिले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर से सुनिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब सेम फेज में मिलेगा दो वेव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलेगा। ठीक। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो मिनिमम होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये भी मिनिमम होता है। लेकिन ये दोनों मिनिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा का मिनिमम वैल्यू लेंगे -1। ये मिनिमम कब होगा? जब डेल्टा ऑड पाई होगा। क्या होगा? ऑड पाई। ऑड पाई का मतलब 2n - 1 पाई। n का मान क्या लेंगे? 1 2 3। हालांकि 2n + 1 पाई भी ले सकते हैं, तब n का मान 0 से लेना पड़ेगा, तो हम यहां पर 2n - 1 पाई ले रहे हैं। और डेल्टा एक्स ऑड पाई के जगह क्या लेंगे? लैम्डा बाई 2, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो ऑड पाई का मतलब हो गया 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ऑड लैम्डा बाई 2 का मतलब हो गया 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन निकल गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यहां तक समझ में आया? तो एक बार देखते हैं। Condition of constructive interference. For constructive interference, intensity और amplitude should be maximum. Constructive interference के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब cos डेल्टा 1 होगा। या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब cos डेल्टा 1 होगा, यानी जब वेव सेम फेज में मिलेगा। तो cos डेल्टा 1 कब होगा? जब डेल्टा इवन पाई होगा, या पाथ डिफरेंस यहां और लिखा हुआ है, या पाथ डिफरेंस इवन लैम्डा बाई 2 होगा, जहां n का मान 0 से स्टार्ट होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगा? जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है I या A, यानी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब होगा? जब cos डेल्टा -1 होगा। cos डेल्टा -1 कब होगा? जब डेल्टा ऑड पाई होगा, यानी 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। या पाथ डिफरेंस क्या होगा? ऑड लैम्डा बाई 2। तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, कंडीशन को याद रखिए।
ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने लिखा है और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इंटरफेरेंस में जब दो वेव मिलकर एक नया वेव बनाता है यानी रिजल्टेंट वेव बनाता है तो उसके एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों ही किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा यानी फेज डिफरेंस पे। ठीक है, अब यहां से हम जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कब होता है, जब दोनों वेव सेम फेज में मिलता है। सेम फेज में मिलता है तो क्या होता है, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। फिर से सुनिए, रचनात्मक व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो तरंग सेम फेज में मिले, समान कला में अध्यारोपित हो, तो वहां पर रचनात्मक व्यतिकरण होता है और वहां पर जो परिणामी तरंग है उसका तीव्रता भी अधिकतम होता है और उसका आयाम भी अधिकतम होता है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ए मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए कॉस डेल्टा की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ए मैक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, कॉस डेल्टा की जगह 1 रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला गया, इसको लिखेंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बराबर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, A1 प्लस A2। उसी तरह से आई का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन, ये जो जनरल इक्वेशन है आई का, ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला में कॉस डेल्टा को 1 रखेंगे तो आई का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, I1 प्लस I2 2 रूट अंडर I1 I2। कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसको लिखेंगे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए तो a प्लस बी के स्क्वायर पे रूट I1 का स्क्वायर I1 रूट I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर I1 इंटू रूट अंडर I2। ठीक है, तो ए मैक्स का ये फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2। आई मैक्स का फॉर्मूला रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। अब लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। तो इस ए मिनिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए मिनिमम का वैल्यू निकालने के लिए ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें कॉस डेल्टा के जगह हम मिनिमम वैल्यू, कॉस डेल्टा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो वहां -1 रखिए तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, कॉस डेल्टा की जगह -1, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस और माइनस 2A1 A2। ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2। तो A का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, A1 प्लस A2। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, A1 माइनस A2। आई का मैक्सिमम वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आई का मिनिमम वैल्यू निकालो, जनरल फॉर्मूला से क्या आएगा, रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। ये जो जनरल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, कॉस डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, -1। तो जब यहां -1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं कुछ फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, ए मैक्स A1 प्लस A2
ए मिनिमम A1 माइनस A2, ए मैक्स बाई ए मिनिमम। अगर इसको डिवाइड करें तो इस दोनों का रेशियो मिलेगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2। ये एक फॉर्मूला मिल गया, इसको याद रखिए, ए मैक्स और ए मिन का रेशियो। आई मैक्स ये फॉर्मूला मिला, आई मिन ये फॉर्मूला मिला। आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो आएगा, आई मैक्स बटे आई मिन बराबर इसको रेशियो लीजिए, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर और रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। जब इसको दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार में ही होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आई मैक्स और आई मिन का रेशियो मिल गया। ये दूसरा फॉर्मूला गया, आई मैक्स बाय आई मिन बराबर के इंटू ए मैक्स स्क्वायर। आपको बताए थे आई बराबर के ए स्क्वायर होता है, तो आई मैक्स बराबर के ए मैक्स स्क्वायर होगा, आई मिन बराबर के ए मिन स्क्वायर होगा। तो के कैंसिल, ए मैक्स का वैल्यू कितना था, ए मैक्स का वैल्यू था A1 प्लस A2, ए मिन का वैल्यू था A1 माइनस A2। तो ए मैक्स स्क्वायर है तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ए मिन स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो आया, इसका दो फॉर्मूला आ गया, आई मैक्स बाय आई मिन बराबर A1 प्लस A2 स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 स्क्वायर, रूट आई वन प्लस रूट आई टू बाई रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला हो गया आई मैक्स और आई मिन का। I1 बाय I2, ये I1 पहले वेव का इंटेंसिटी है, I2 दूसरे वेव का इंटेंसिटी है। इस दोनों का अगर अनुपात निकालना चाहेंगे तो इसका रेशियो आएगा, I1 का वैल्यू क्या होता है KA1 स्क्वायर, I2 का वैल्यू होता है KA2 स्क्वायर, के कैंसिल, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, आई मैक्स का वैल्यू यहां पे रखेंगे, यहां पर आई मिन का वैल्यू रखेंगे, यहां पर आई मैक्स और आई मिन का वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको I1 बटे I2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, आई मैक्स बराबर रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 होल स्क्वायर होता है। अगर इस स्क्वायर को हम यहां से हटा दें तो ये रूट आ जाएगा, रूट आई मैक्स। उसी तरह से आई मिन का वैल्यू क्या होता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट आई मिन। अब एक बार क्या करिए, दोनों को ऐड करिए, रूट आई मैक्स और रूट आई मिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रूट आई मैक्स प्लस रूट आई मिन कितना आएगा, ये रूट I2 और माइनस रूट I2 कैंसिल होगा, तो रूट I1 प्लस रूट I1 ये क्या निकल जाएगा, 2 रूट I1। अब क्या करिए, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो रूट आई मैक्स में रूट आई मिन घटाएंगे, तो इस बार क्या होगा, साइन उलट जाएगा, चूंकि घटा रहे तो ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये रूट I1 माइनस रूट I1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, रूट I2 प्लस रूट I2, 2 रूट I2 बचेगा। तो एक बार हमने रूट आई मैक्स और रूट आई मिन को ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट I1 का स्क्वायर I1 आएगा और रूट I2 का स्क्वायर I2 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि I1 और I2 का रेशियो किसके बराबर है, रूट आई मैक्स प्लस रूट आई मिन का होल स्क्वायर बाय रूट आई मैक्स माइनस रूट आई मिन का होल स्क्वायर। यहां पर देख रहे हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो I1 और I2 का जो रेशियो है, एक तो एम्पलीट्यूड में हो गया और एक आई मैक्स और आई मिन में हो गया, यानी I1 और I2 के रेशियो का 2 फॉर्मूला मिल गया, एक ये वाला और एक ये वाला। उसी तरह से आई मैक्स और आई मिन इसके रेशियो का 2 फॉर्मूला है, एक इंटेंसिटी से रिलेटेड है और एक
एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। तो 4 फार्मूला और ये 5वां फार्मूला एम एक्स बाई एम इन। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सम न्यूमेरिकल्स। पहला, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिकम्स 3 टाइम्स देन हाउ मेनी टाइम्स द इंटेंसिटी विल बिकम। यदि किसी तरंग का आयाम 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी तीव्रता कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के ए स्क्वायर। मान लीजिए किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो उसका इंटेंसिटी आई का मान होगा के ए स्क्वायर। अगर आई का मान 3 गुना बढ़ेगा, सॉरी ए का मान 3 गुना बढ़ जाए तो ए के जगह 3a का स्क्वायर लेंगे, तब जो इंटेंसिटी आई डैश होगा वो k इंटू 3a का स्क्वायर होगा, यानी 9ka स्क्वायर। और इस ka स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i, तो 9i, यानी इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 3 गुना बढ़ेगा तो इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ेगा। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम देन फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट का वेवलेंथ हवा में इतना हो तो उसका रेखीय और कोणीय आवृत्ति निकालना है। तो लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। 4000 को 4 गुना 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 पर पावर -10 मीटर होता है, तो ये इतना मीटर आ गया। 3 और -10 ऐड होके -7। लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, ये होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाई लेमडा, क्योंकि v बराबर f लेमडा होता है। तो अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी एयर में निकालना हो तो एयर में जो स्पीड होता है और एयर में जो वेवलेंथ होता है उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। एयर में स्पीड ये होता है और वेवलेंथ दिया गया है इतना। सॉल्व करने पर ये आएगा, ये -7 ऊपर जाके +7 होगा, 8 7 15। 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 14 गुना 10, वो गुना 10 को इधर करिए 30, 30/4 7.5। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गया इतना हर्ट्ज। फिर क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। ओमेगा बराबर कैसे निकालते हैं, 2πf। ओमेगा कैसे निकालिएगा, 2πf। f निकल गया इतना हर्ट्ज। इसको 2π से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15π, 7.5 गुना 2π, 15π गुना 10 पर पावर 14 रेडियन पर सेकेंड। थर्ड देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम द गिवन फिगर। इस वेव को ध्यान से देखिए। इस वेव का आपको इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन। इस वेव का मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड कितना है, 5 मीटर है। ये y को मीटर में लिया गया है और टाइम को सेकंड में। तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 5 मीटर। ये स्टैंडर्ड वेव है, इसका इनिशियल फेज 0 डिग्री है। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है θ/t। ये देखिए तो एक साइकिल कितने सेकंड में लगा रहा है, 2 सेकंड में। और एक साइकिल लगाने में यह कितना एंगल घूमता है, 2π। कोई भी वेव एक फुल साइकिल लगाने में कितना एंगल घूमता है, तो थीटा घूम गया 2π। और टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है π रेडियन पर सेकंड। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर a sin ओमेगा t हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ वेव इज y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ। लेकिन यहाँ फाइ 0 है, तो a एम्पलीट्यूड है 5, तो y बराबर 5 साइन ओमेगा निकला π/t। इफ अगला क्वेश्चन है कि इफ इक्वेशन ऑफ वेव इज y इक्वल टू 10 साइन 4πt प्लस π/6 देन फाइंड एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड इनिशियल फेज। तो देखिए ये जो 10 लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 4π, तो 4π रेडियन पर सेकेंड। ये फाइ का वैल्यू कितना हो गया, π/6 रेडियन। लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई 2π, यानी 4π/2π, 2 हर्ट्ज। क्लियर है। तो ये चारों न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सब पढ़ा वो एक बार मैं दिखा देता हूं।
आज हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए। कोई पूछेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, तो आप बोल सकते हैं जब दो वेव सेम फेज में सुपरपोज होता है, या आप बोल सकते हैं जब दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस इवन पाई हो, या आप बोल सकते हैं जब दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस इवन λ/2 हो। फिर हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो वेव अपोजिट फेज में मिले, या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो हो वो ऑड पाई हो, या पाथ डिफरेंस ऑड λ/2 हो। पाथ डिफरेंस कितना हो? ऑड λ/2। फिर हमने नोट पॉइंट में पढ़ाया ए मैक्स और ए मिनिमम का वैल्यू और दोनों का रेशियो बताया। फिर आई मैक्स और आई मिनिमम का वैल्यू, इसका दो वैल्यू निकाला। फिर I1 और I2 का रेशियो बताया, पहले वेव के इंटेंसिटी और दूसरे वेव के इंटेंसिटी का रेशियो। फिर 4 न्यूमेरिकल बताया, सम न्यूमेरिकल्स। ये पहला। ये दूसरा है। ये थर्ड। और ये फोर्थ। अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग का प्रयोग। ठीक है, तो आज इंटरफेरेंस खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।